बैक। आज डिस्कस करेंगे सिंध वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 2015 चैप्टर नंबर 2 वर्कर्स कंपनसेशन पार्ट 2। मेडिकल एग्जामिनेशन सेक्शन 15 subsection 1, where a worker has given a notice of an accident, the employer shall, before the expiry of 3 days from the time at which service of the notice has been effected, have the worker examined free of charge by a qualified medical practitioner, and the worker shall submit himself for such examination, and any worker who is in receipt of half-monthly payment under this act shall, if so required, submit himself for such examination from time to time. सेक्शन 15 ये बता रहा है कि अगर वर्कर कोई ज़ख्मी होता है, ठीक है, और उसने अपना नोटिस ऑफ क्लेम जो है वो एम्प्लॉयर को सबमिट कर दिया है फॉर द कंपनसेशन, देन एम्प्लॉयर बिकम रिस्पॉन्सिबल लायबल कि विद इन 3 days जो है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाए फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम किसी भी क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर से, राइट। और लिहाजा जब इस सूरत में एम्प्लॉयर फिर वर्कर को ये एडवाइस करेगा कि आप फलां डेट को फलां टाइम को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हाजिर हो जाएं, तो उसके लिए वर्कर भी जिम्मेदार होगा कि उस टाइम पे, दिए हुए टाइम पे वो हाजिर हो जाए फॉर नेसेसरी मेडिकल एग्जामिनेशन। एंड इट बिकम्स मैंडेटरी जब एक वर्कर जो है वो ऑलरेडी हाफ मंथली पेमेंट जो है कंपनसेशन के मद में ले रहा है, और विद द टाइम लाइक अबाउट 2 weeks to 3 weeks मेडिकल एग्जामिनेशन दोबारा रिक्वायर्ड होती है जस्ट टू चेक द कंडीशंस एंड द स्टेटस ऑफ द इंजरी द वर्कर हैज सफर्ड फ्रॉम, ताकि उसके ऊपर फर्दर जो है उसकी पेमेंट जो है वो रिलीज हो सके। तो लिहाजा वर्कर को जो है जैसे ही इंटीमेशन मिले एम्प्लॉयर की तरफ से फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन, ही शुड definitely submit himself for the such examination as well. Moving further, provided that a worker not examined free of charge as aforesaid may get himself examined by a qualified medical practitioner, and the expenses of such medical examination shall be reimbursed to the worker by the employer. जिस तरह ऊपर सेक्शन में बताया गया है कि उसको क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर से एग्जामिन करवाना है, ठीक है। अगर वर्कर ये समझता है वो अपने किसी मेडिकल एग्जामिनेशन को, अगर वो एम्प्लॉयर नहीं है उसको अरेंज करवा सकता मेडिकल एग्जामिनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, इन दैट कंडीशन वर्कर इज फ्री टू गेट हिमसेल्फ इंस्पेक्टेड फ्रॉम एनी क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और सिविल सर्जन, जो भी होगा वो वहाँ से अपनी मेडिकल कंडीशन जो है एग्जामिन करवाएगा, और वो तमाम तरह एक्सपेंसेस जो है वो एम्प्लॉयर को देने पड़ेंगे। Provided further that a worker shall not be required to submit himself for examination by a medical practitioner otherwise than in accordance with the rules, or at most frequent intervals then may be prescribed. इसका मतलब ये है कि अगर वर्कर जो है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट जो है ऑन द एडवाइस ऑफ द एम्प्लॉयर में सबमिट हिमसेल्फ फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन। जिस तरह एक वर्कर अगर हाफ मंथली पेमेंट रिसीव कर रहा है, दैट मीन्स अबाउट ही रिसीविंग ऑन 16 डेज ऑफ द मंथ, वो एक हाफ मंथली कंपनसेशन की पेमेंट रिसीव कर रहा है। तो अगर एम्प्लॉयर चाहे तो उसको लाइक विद इन 2 weeks जो है महीने में 2 मरतबा उनको बुला सकता है फॉर द कंफर्मेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ द मेडिकल कंडीशन, जो नॉर्मली इन प्रैक्टिस होता नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में एक बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट भी होता है। फिर वो उनकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन की है वो चेंज हो जाती है, और फिर जब मेडिकल एग्जामिनर जो होता है, अगर मेडिकल क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर होता है, तो वो खुद भी रिकमेंड करता है कि आप जो है इतने दिनों के बाद दोबारा रेफर कर लीजिएगा या अपना एग्जामिनेशन करवा लीजिएगा। वो नॉर्मली जो है महीने में 1 मरतबा कुछ कंपनीज जो हैं वो अरेंज करती हैं तमाम तरह वर्कर्स की मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर इन केस कोई वर्कर ऐसा है जो वो कासिर है और मूव नहीं कर पाता है, तो इन दैट कंडीशन एम्प्लॉयर की ये सवाब भी दे, अगर वो चाहे तो मेडिकल प्रैक्टिशनर किसी भी डॉक्टर को, अगर वो कंपनी का एम्प्लॉयड है, तो उनके घर पे जाके भी इंस्पेक्शन करवा सकता है, या फिर उस वर्कर को ये भी इजाज़त दे सकता है कि आप किसी भी नियर बाय किसी हॉस्पिटल से आप अपनी एग्जामिनेशन करवा के करंट स्टेटस हमें सबमिट कर दें, ताकि आपकी जो मंथली हाफ मंथली जो कंपनसेशन है वो रिज्यूम होती रहे और आपको मिलती रहे। Subsection 2, if a worker on being required to do so by the employer under subsection 1 or by commissioner at any time refuses to submit himself for examination by a qualified medical practitioner or in any way obstructs the same, his right to compensation shall be suspended during the continuance of such a refusal or obstruction, unless in the case of refusal he was prevented by a sufficient cause from
so submitting himself. अगर कोई एम्प्लॉयर जो है किसी वर्कर की जो मेडिकल एग्जामिनेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए राज़ी है और वो चाह रहा है कि वर्कर आए और फ्री मेडिकल एग्जामिनेशन उसकी हम एम्प्लॉयर करवाएगा ऑन हिज ओन एक्सपेंसेस, तो उसमें ये लाजिम हो जाता है वर्कर के लिए वो अपने आप को जो है मेडिकली एग्जामिन करवाए, या फिर कमिश्नर के आर्डर के तौर पे कमिश्नर के आर्डर को बरूए खातिर लाते हुए अपने आप को एग्जामिन करवाए। इन केस अगर वर्कर बगैर किसी जायज़ वजह से वो अपने आप को एग्जामिन नहीं करवा रहा है, तो फिर उसका जो राइट ऑफ कंपनसेशन है जो उसको मिल रही है हाफ मंथली कंपनसेशन, वो कंपनसेशन उसको नहीं मिलेगी, वो सस्पेंड रहेगी जब तक वो अपने आप को मेडिकली एग्जामिन नहीं करवाएगा। Subsection 3, if a worker before the expiry of a period within which he is liable under subsection 1 to be required to submit himself for medical examination voluntarily leaves without having been so examined, the vicinity of the place in which he was employed, his right to compensation shall be suspended until he returns and offers himself for such examination. Agar in case of injury or whatever the case may be, agar employers agree to conduct a medical examination of a worker through their appointed director, medical practitioner or a doctor, or they are sponsored, तो इन दैट कंडीशन वर्कर जो है जिम्मेदार है कि वो अपने आप को एग्जामिन करवाए। अगर वो विदाउट गेटिंग एनी मेडिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन फ्रॉम द डॉक्टर वो कंपनी की प्रीमिसेस को और कंपनी की जो बाउंड्रीज है उसको छोड़ के चला जाता है, ही इज़ लिविंग फॉर हिज होम विदाउट गेटिंग हिमसेल्फ एग्जामिन्ड, तो उस सूरत में भी है और उसको वर्कर को अपने आप को ज़रूर जो है एग्जामिन करवाना पड़ेगा, अदरवाइज उसके जो राइट टू कंपनसेशन है वो अगेन सस्पेंडेड हो जाएगा। Subsection 4, where a worker whose right to compensation has been suspended under subsection 2 or subsection 3 dies without having submitted himself for medical examination as required by either of those subsections, the commissioner may, if he thinks fit, direct the payment of compensation to the dependents of the deceased workers. Subsection 4 जो बता रहा है, it is actually promotes concept of humanitarian relief और वर्कर की बेहतरीन मफाद के लिए बता रहा है। अगर कोई वर्कर ऐसा है और उसने अपने आप को मेडिकली एग्जामिन नहीं करवाया है और खुदा न खास्ता फिर उसकी हलाकत हो जाती है और फोत हो जाता है बिफोर गेटिंग हिमसेल्फ मेडिकली एग्जामिन, तो ऑन दैट ग्राउंड जो है कमिश्नर जो है ये ऑर्डर करेगा एम्प्लॉयर को कि आप उसका जो भी अमाउंट है जो अंडर शेड्यूल 4 लाइक इन केस ऑफ डेथ जो कंपनसेशन बनती है वर्कर की, आप उसको रिलीज़ करें। ये ऑर्डर दे सकता है कमिश्नर इफ ही फील्स फिट, ये सवाबदीदी अख्तियार है कमिश्नर का। Where under subsection 5, where under subsection 2 or subsection 3 a right to compensation is suspended, no compensation shall be payable in respect of the period of a suspension, and if the period of a suspension commences before the expiry of the waiting period referred to in class D of subsection 1 of subsection 4, the waiting period shall be increased by the period during which the suspension continues. जैसे हमने पिछले सेक्शन सबसेक्शन 2 और 3 में हमने बात की कि जब एम्प्लॉयर किसी वर्कर को ये इन्फॉर्म करता है कि आप अपने आप को मेडिकली एग्जामिन करें एंड विद इन द पीरियड ऑफ 3 डेज एम्प्लॉयर सपोज टू गेट वर्कर एग्जामिन फ्रॉम द मेडिकल प्रैक्टिशनर, और वो नहीं आता है तो नेचुरली उस नतीजे में उसकी जो कंपनसेशन वो सस्पेंड रहेगी, और जब तक वो नहीं आएगा तब तक वो उसकी कंपनसेशन बढ़ती रहेगी, और जब वो रिज्यूम करेगा जो सस्पेंशन का पीरियड हुआ है, चाहे वो कितने भी दिन उसने डिले किया है अपने आप को मेडिकली एग्जामिन करवाने के लिए, वो सस्पेंड ही रहेगा। उन दिनों का कंपनसेशन वो वर्कर को नहीं मिलेगा, सिर्फ उसकी कंपनसेशन तब से स्टार्ट होगी जब वो एम्प्लॉयर की सेटिस्फेक्शन के हिसाब से अपने आप को मेडिकली एग्जामिन करवाएगा, और तब से अगर एम्प्लॉयर ने उसको रिलीज़ कर दी उसकी कंपनसेशन और एग्री हो गए तो तब से उसकी कंपनसेशन जो स्टार्ट हो जाएगी। Medical examination, subsection 6, where an injured worker has refused to be attended by a qualified medical practitioner whose services have been offered to him by the employer free of charge, having accepted such offer, has deliberately disregarded the instructions of such medical practitioner, then if it is proved that the worker has not thereafter been regularly attended by the qualified medical practitioner, or having been so attended has deliberately failed to follow his instructions, and that such refusal, disregard or failure
was unreasonable in the circumstances of the case, and that the injury has been aggravated thereby, the injury and the resulting disablement shall be deemed to be the same nature and duration as they might reasonably have been expected to be if the worker had been regularly attended by the qualified medical practitioners whose instructions he had followed, and compensation, if any, shall be payable accordingly. ये एक सिनेरियो है, और एक सिनेरियो में अगर एक वर्कर जो है, इंजर्ड वर्कर है, वो डिनाई करता है, वो किसी तरीके से अपना मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करवा रहा है, ठीक है, बावजूद इसके कि एम्प्लॉयर उसको फ्री ऑफ चार्ज जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन की जो सर्विसेज है वो ऑफर कर रहा है, लेकिन वो जानबूझ के उसको डिनाई कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है या अटेंड नहीं कर रहा है, और उसके बाद ये पता चलता है कि वो जो है किसी और डॉक्टर के क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास भी नहीं गया है, अपने आप को एग्जामिन नहीं करवाया है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं की है, और उस सूरत में जो उसकी इंजरी है वो एग्रीवेट हो गई है और मज़ीद जो है उसके जो लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गया है, तब भी उस सूरत में भी एक फॉर द बेनिफिट ऑफ वर्कर ये ज़रूर कानून के अंदर प्रोवाइड किया गया है कि किसी तरीके से उसको रिलीफ दिया जाए कि जब भी वो एग्जामिन करवाएगा और उसकी अगर एग्रीवेट भी हो गई ये सिचुएशन, अगर सपोज कर लें पहले उसकी थी 20% लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी because of the negligence of the worker and ignorance of the worker, he did not actually get himself medically inspected or went under any medical treatment, और उसके नतीजे में उसकी जो डिसेबलमेंट है या उसकी इंजरी है वो मज़ीद एग्रीवेट होके 20% से अगर सपोज कर लें वो 70% तक उसकी जो है लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी हो जाती है, तब भी उस सूरत में फॉर द सेक ऑफ बेनिफिट ऑफ द वर्कर जो उसको कंपनसेशन मिलेगी वो 70% की मिलेगी, इस ग्राउंड पे कि अज्यूमिंग दैट कि अगर ये किसी एग्जिस्टिंग मेडिकल डॉक्टर के पास भी अगर वो जाता और उसको ट्रीटमेंट मिलती और जो भी सूरत हाल होती, उसके बावजूद ये जो है इंजरी उसकी बढ़नी थी और 70% तक जानी थी बिकॉज ऑफ हिज नेग्लिजेंस ऑफ वॉट एवर द केस में बी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ बेनिफिट ऑफ अ वर्कर। यहाँ पे थोड़ा सा लिवरेज दिया गया है वर्कर को, और एम्प्लॉयर को पाबंद किया गया है कि अगर वो 20% से एग्रीवेट होकर 70% तक जाती है तो एम्प्लॉयर पाबंद होगा तब भी कि उसको 70% की कंपनसेशन अकॉर्डिंगली दे। Contracting, section 16, subsection 1, where any person hereafter in this section referred to as another principal in the course of or for the purpose of his trade or business contracts with any other person hereinafter in this section referred to as a contractor for the execution by or under the contract of whole or any part of any work which is ordinarily part of the trade or business of the principal. The principal shall be liable to pay to any worker employed in the execution of a work any compensation which he would have been liable to pay if that worker had been immediately employed by him. And where compensation is claimed from the principal, this act shall apply as if references to the principal were substituted for references to the employer, except that the amount of compensation shall be calculated with reference to the wages of the worker under the employer by whom he is immediately employed. सेक्शन 16 में ये कह रहा है कि जो भी वर्कर होगा अगर किसी को थ्रू कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, मिसाल के थ्रू जो प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल ने कहीं कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ, और एक स्टाफ है जो वर्क डायरेक्टली अंडर रिपोर्टिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर है, वो अंडर सुपरविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहा है और वो किसी हादसे का शिकार हो रहा है, इंजर्ड हो रहा है, तो उस सूरत में क्या हो सकता है? तो कंपनसेशन जो है, सवाल उठता है कि कंपनसेशन जो वर्कर है वो किससे क्लेम करेगा? तो सेक्शन 16 ये बता रहा है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्टर का वर्कर है उसके बावजूद ही हैज़ अ राइट टू क्लेम टू द प्रिंसिपल जिसने कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि एज पर लॉ जो है उसकी जिम्मेदारी जो है प्रिंसिपल के ऊपर ही आती है, क्योंकि प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू मुख्तलिफ स्टाफ एम्प्लॉयड करता है और वो उन्हीं की परमिसेस और उसी के अंडर कंट्रोल का होते हैं, काम करते हैं। तो लिहाजा जब भी इस तरह की कोई इंजरी होगी या वर्कर कोई किसी किस्म के लिए लाइक कंपनसेशन के लिए एलिजिबिलिटी उसकी अगर आ जाती है, बन जाती है बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट और अ डेथ इन वट एवर द केस में भी, उस सूरत में जो है वर्कर एम्प्लॉयर को नोटिस ऑफ क्लेम ऑफ कंपनसेशन भेज सकता है और एम्प्लॉयर जो है प्रिंसिपल जो है वो पाबंद होगा उसको कंपनसेशन देने का, ठीक है। और जो उसकी वैल्यू जो वेजेस कंपनसेशन की जो कैलकुलेट होगी वो ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू द वर्कर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन दैट बेसिस जो है वो कंपनसेशन कैलकुलेट होगी। ये बेहद मुमकिन है कि कॉन्ट्रैक्टर के जो वर्कर हैं उनके वेजेस डिफरेंट हों
देन फ्रॉम द प्रिंसिपल्स डायरेक्टली स्टाफ। तो लिहाजा जो उसकी जिम्मेदारी बहरहाल कंपनसेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी एम्प्लॉयर या प्रिंसिपल की बनेगी वही बनेगी टूवर्ड्स कॉन्ट्रैक्टर स्टाफ जितनी एक एम्प्लॉयर के अपने डायरेक्ट एम्प्लॉय के लिए बनेगी। Subsection 2, where the principal is liable to pay compensation under this section, he shall be entitled to be indemnified by the contractor or any other person from whom the worker could have recovered compensation, and where a contractor who is himself principal is liable to pay compensation or to indemnify principal under this section, he shall be entitled to be indemnified by any person standing to him in the relation of the contractor from whom the worker could have recovered compensation, and all the questions as to the right to and the amount of any such indemnity shall in default of agreement be settled by the commissioner. Right जी, इस सेक्शन का मतलब ये है कि जब इस तरह की कोई नोयत पैदा हो, जिस तरह हमने सबसेक्शन 1 में बात की, और जहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो अंडर लीगल ऑब्लिगेशन आ जाए और कंपनसेशन देने का जिम्मेदार ठहराया जाए, तो उस सूरत में जो है ये प्रिंसिपल का राइट है कि वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्टर से इंडेमनीफाई करवाए, क्योंकि ये वर्कर की एक सवाबदीद है कि वो अपना राइट टू कंपनसेशन किससे क्लेम कर रहा है, वेदर फ्रॉम हिज इमीडिएट एम्प्लॉयर विच इज़ अ कॉन्ट्रैक्टर, और फिर फ्रॉम द प्रिंसिपल जिनके प्रिंसिपल जिसने कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया है, एंड दैट वर्कर इज actually regulated or directed or supervised indirectly through the contractor. So worker has both the option, right? But what happens when a worker filing a claim or submit an application or a notice of claim of compensation to the principal, तो फिर प्रिंसिपल अगर वो रजामंद हो जाता है उसको कंपनसेट देने का, जिस तरह अंडर सेक्शन 1 वो जिम्मेदार हो जाता है, तो ही नीड्स टू गेट हिमसेल्फ इंडेमनीफाइड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि ये ना हो कि वहाँ पे डबल पेमेंट हो जाए। लाइक अगर वो वर्कर प्रिंसिपल से भी ले और साथ में वो कॉन्ट्रैक्टर को भी लीगल नोटिस भेज दे फॉर द कंपनसेशन, ये नहीं होना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्टर को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा प्रिंसिपल को कि हाँ ठीक है, प्रिंसिपल ने जो है कंपनसेशन दी है ऑन माई बिहाफ, और मैं इससे मजीद जो है कॉन्ट्रैक्टर जो है एज एन कॉन्ट्रैक्टर विल नॉट क्लेम फ्रॉम द प्रिंसिपल फॉर एनी कंपनसेशन सो फॉर हिज इंजर्ड वर्कर। ठीक है जी। Nothing in this section shall be construed as preventing a worker from recovering compensation from the contractor instead of the principal. ये सेक्शन यही बता रहा है कि वर्कर जो है वो ओपन है, वो कॉन्ट्रैक्टर से क्लेम करे या प्रिंसिपल से करे। Subsection 4, this section shall not apply in any case where the accident occurred elsewhere than on in or above the premises on which the principal has undertaken or usually undertakes, as the case may be, to execute the work or which are otherwise under his control or management. इसके अंदर सबसेक्शन 4 के अंदर थोड़ा सा एक कवर दिया गया, लीगल कवर या लीगल सपोर्ट दी गई है एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर तब जिम्मेदार नहीं होगा जब खुदा ना खासा कोई वर्कर ऐसा है जो उसकी कंपनी प्रीमिसेस के अंदर जो है, भले वो चाहे उसके अंडर इनडायरेक्ट कंट्रोल में रहे, लेकिन विद इन द प्रीमिसेस अगर उसका एक्सीडेंट नहीं होता, इंजर्ड नहीं होता है, तब जो है एम्प्लॉयर जो है वो डायरेक्टली जिम्मेदार, या प्रिंसिपल जो है वो डायरेक्टली जिम्मेदार नहीं होगा किसी भी किस्म की कंपनसेशन देने का टुवर्ड्स वर्कर, क्योंकि वो उसकी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। और दूसरी कंडीशन क्या है, वो आउट ऑफ प्रीमिसेस था जब उसका एक्सीडेंट हुआ। रेमेडीज ऑफ एम्प्लॉयर्स अगेंस्ट स्ट्रेंजर्स, सेक्शन 17, where a worker has recovered compensation in respect of any injury caused under circumstances creating a legal liability of some person other than the person by whom the compensation was paid, to pay damages in respect thereof the person by whom the compensation was paid, and any person who has been called on to pay an indemnity under section 16 shall be entitled to be indemnified by the persons who are liable to pay damages as aforesaid. Again, बाज़ मुख्तलिफ बिजनेस एग्रीमेंट्स होते हैं, जिस तरह मैंने बताया कि एक प्रिंसिपल ने कॉन्ट्रैक्टर को इंगेज किया या कॉन्ट्रैक्टर ने मज़ीद एक सब कॉन्ट्रैक्टिंग की, तो लिहाजा एक डिफरेंट कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, इस सेक्शन के तहत एक बुनियादी बात इसको हाईलाइट किया गया है कि जो भी है कंपनसेशन किसी भी सूरत में एक ही मिलनी है, चाहे वो किसी से भी मिले। इन केस अगर एक्सीडेंट हुआ है एम्प्लॉयर की प्रीमिसेस के अंदर, और उसमें प्रिंसिपल भी आ जाता है, उसमें कॉन्ट्रैक्टर भी आ जाता है, उसमें सब कॉन्ट्रैक्टर भी आ जाता है। इन केस अगर कॉन्ट्रैक्टर ने भी किसी और से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ अदर सर्विसेज, अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ ट्रांसपोर्ट हायर की हुई है, कोई जेनिटल सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट की हुई है, सो दिस इज अ ट्रिपार्टी एंड फोर पार्टी काइंड ऑफ ट्रेड हैपनिंग इन द डिफरेंट कंपनीज।
वॉट एवर द केस में भी, अगर उसका जो भी जिसके लिए लीगल लाइबिलिटी तो एम्प्लॉयर के लिए या प्रिंसिपल के लिए क्रिएट हो गई कि कंपनसेशन तो करना है किसी न किसी तरीके से क्योंकि उसकी प्रीमिसेस में हुआ है, राइट। अब इस सेक्शन के तहत बात ये हाईलाइट हो रही है कि कोई भी कंपनसेशन अमाउंट जो वर्कर को दिया जा रहा है तो वो अगले को इंडेमनीफाई कर देगा। फॉर एग्जांपल, लीगल लाइबिलिटी अगर प्रिंसिपल की है तो अगर उसमें मेन जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर है, जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है जो प्रिंसिपल के साथ इंगेज है, अगर वो कंपनसेट कर रहा है, या अगर कॉन्ट्रैक्टर ने किसी को सबलेट किया हुआ है या सब कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, अगर वो कंपनसेशन अमाउंट दे रहा है तो वो आगे जो है अपवर्ड साइड वो इंडेमनीफाई करेगा। सब कॉन्ट्रैक्टर पे कर रहा है, अगर कंपनसेशन पे कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्टर को इंडेमनीफाई करेगा, कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयर को इंडेमनीफाई करेगा, क्योंकि सोर्स ऑफ कंपनसेशन शुड बी वन एंड देयर इज ओनली अ सिंगल कंपनसेशन टू बी गिवन to the worker. Multiple compensation is not possible. Insolvency of employer. Section 18 subsection 1, where an employer has entered into a contract whether with any insurer in respect of any liability under this act to any worker, then in the event of the employer becoming insolvent, making a composition or a scheme of arrangement with his creditors or the employer is a company, in the event of the company having commenced to be wound up, the rights of the employer against the insurer as respect that liability shall notwithstanding anything in the law for the time being in force relating to insolvency or the winding up of companies be transferred to and vest in the workers, and upon any such transfer and the insurer shall have the same rights and remedies and be subject to the same liabilities as if they were employer. So, however, that the insurer shall not be under any greater liability to the worker than they would have been under the employer. सेक्शन 18 प्रोवाइड करता है इन केस ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है कि वहाँ पे एक एम्प्लॉयर जो है डिफॉल्ट कर जाता है और वो इंसॉल्वेंसी की तरफ चला जाता है, राइट। अब क्या होगा उन वर्कर्स का जिन लोगों के लाइक कंपनसेशन पेंडिंग थे, या जो इनकेस खुदा न खास आगे चल के जब तक ये वाइंड अप नहीं हो जाता और चीज़ें इन प्रोसेस हैं, इनकेस किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तब उस सूरत में क्या होगा। तो ये सेक्शन ये बता रहा है अगर कोई कंपनी अगर किसी के साथ इंसॉल्वेंसी एग्रीमेंट में जा रही है या वो वाइंड अप कर रहा है अपना बिजनेस या वो इंसॉल्वेंट हो रहा है, तो एज पर रूल जो है पहली जो लाइबिलिटी होती है उसकी हमेशा इंपॉर्टेंस होती है फॉर एज पेमेंट इज कंसर्न, लाइबिलिटी टूवर्ड्स क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी टूवर्ड्स बैंक्स, वॉट एवर द केस में बी। और इसी तरीके से जो कंपनसेशन इन पेंडिंग है या कंपनसेशन इन प्रोसेस है, जो कंपनसेशन अमाउंट ऑलरेडी वर्कर ले रहे हैं, दिस इज आल्सो लाइबिलिटी ऑन द एम्प्लॉयर। तो लिहाजा जो भी इंश्योरर होंगे तो उसकी जब इंसॉल्वेंसी करेंगे या अपना कोई भी कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है और इंश्योरर की पहली जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो पहले तो लाइबिलिटी फुलफिल करें। फिर लाइबिलिटी में अगेन कुछ प्रेफर्ड लाइबिलिटीज़ होती हैं जो सबसे पहले की जाती हैं, जिसमें एम्प्लॉइज़ की जो कंपनसेशन हैं या जो अमाउंट है वो उसको सबसे पहले उसकी अव्वल तरजीह होगी, जिनके भी पेंडिंग पेमेंट्स होंगे विद रेस्पेक्ट टू द देयर एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, राइट जी। और इसके अलावा जो भी राइट्स लाइक जब वो इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तो जो एम्प्लॉयर के राइट थे वही राइट इंश्योरर के हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें टेक ओवर कर ली। तो लिहाजा उनकी अथॉरिटीज़, उनकी लाइबिलिटीज़, उनके राइट्स एंड रेमेडीज़ जो अवेलेबल होते हैं किसी भी एम्प्लॉयर को, वो इंश्योरर को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सो जो डॉक्यूमेंटेशन विद द वर्कर्स और स्टाफ के साथ एक एम्प्लॉयर की या प्रिंसिपल की ऑलरेडी इन प्लेस है, वही चीज़ें एज इट इज़ ट्रांसफ़र की जाएंगी टू द इंश्योरर, एंड अदर देन दोज डॉक्यूमेंट्स आर क्लेम में नॉट बी एंटरटेन्ड बाय द इंश्योरर। ये उसकी लिमिट है, इंश्योरर उससे ज़्यादा नहीं होगी। जो ऑलरेडी इन प्रोसेस हैं, ऑन डॉक्यूमेंट हैं, ऑन प्लेस हैं, इन प्लेस हैं एंड ऑन पेपर हैं, तो उसके लिए इंश्योरर डायरेक्टली जिम्मेदार हो जाएगा। Second, if the liability of the insurers to the worker is less than the liability of the employer to the worker may prove for the balance in the insolvency proceedings or liquidations. अगर वर्कर को लग रहा है कि जो उसको कंपनसेशन मिल रही थी या जो उसका हक एक एम्प्लॉयर के ऊपर था, प्रिंसिपल के ऊपर था, अब आफ्टर इंसॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेसेस और एम्प्लॉयर, और अगर वो बिजनेस वाउंड अप हो गया और उसको टेक ओवर कर लिया है
इंश्योरर कंपनी ने या इंश्योरर बैंक ने, तो सबसे पहले वो देखेगा अगर उसको कंपनसेशन कम मिली है और राइट से कम मिली है जो उसको मिल रही थी, जो उसके साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट था एम्प्लॉयर का विथ रिस्पेक्ट टू द कंपनसेशन एंड ऑल, इफ ही फील्स कि अमाउंट इज शॉर्ट एंड ऑल, तो वो उस सूरत में अपने आप को जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स होती है उसमें क्लेम फाइल कर सकता है, अपना जो क्लेम है वो प्रूव कर सकता है, ताकि उसकी जो कंपनसेशन है अकॉर्डिंगली जो सेट है उस हिसाब से मिलती रहे। Insolvency of employer, subsection 3, where in any case such as is referred to in subsection 1, the contract of the employer with the insurer is void or voidable by reason of non-compliance on the part of employer with any terms of conditions or the contract other than the stipulation of the payment of premium, the provision of that subsection shall apply as if the contract were not void or voidable, and the insurer shall be entitled to prove in the insolvency proceedings or liquidation for the amount paid to the worker. इस सेक्शन के हिसाब से जो भी एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है या जो एग्रीमेंट हुआ था विद रिस्पेक्ट टू द पेमेंट ऑफ द कंपनसेशन, चाहे वो इन द आइज ऑफ लॉ वाइड हो, अगर कोई ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर कोई मिस्टेक हुई है, वॉट एवर द केस में भी, राइट टू द वर्क कंपनसेशन ऑफ द वर्कर विल रिमेन इंटैक्ट और उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, राइट, अनटिल अनलेस कोई ऐसी कोई पेमेंट जो फॉल्सिफिकेशन के साथ चली गई या कोई फ्रॉड के सूरत में चली गई, तो इंश्योरर को साबित करना पड़ेगा इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में कि ये पेमेंट जो एम्प्लॉयर की तरफ से गई है वो रॉन्ग पेमेंट थी, ओवर स्टेटेड पेमेंट थी, या किसी गलत ग्राउंड्स पे पेमेंट चली गई थी, तो उसकी जिम्मेदारी इंश्योरेंस के ऊपर नहीं होगी और वो उसकी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में उसका वैल्यू अमाउंट माइनस हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर वो कोई भी दूसरी प्रोविजन अदर देन द रॉन्ग पेमेंट्स टू द वर्कर इन फॉर्म ऑफ द कंपनसेशन, तमाम तरह अगर वो एग्रीमेंट वाइड भी है या वाइडेबल है, लेकिन वर्कर का राइट टू कंपनसेशन विल रिमेन प्रोटेक्टेड और उसकी जिम्मेदारी इंश्योरर की होगी कि उसको पेमेंट या कंपनसेशन देता रहे एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑलरेडी स्टिपुलेटेड इन द एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर और अ प्रिंसिपल एंड द वर्कर, provided that the provision of this subsection shall not apply in any case in which the worker fails to give notice to the insurers of the happening of the accident and of any resulting disablement as soon as practicable after he becomes aware of the institution of the insolvency or liquidation proceedings. तो लिहाजा वर्कर की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि जैसे ही उसको पता चले, अगर खुदा न खासा वो जख्मी हो गया है इस दौरान और अगर बिजनेस की इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है और इसी दौरान काम के दौरान वो जख्मी हो गया है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इंश्योरेंस को कम्युनिकेट करे और अपना क्लेम जो है फाइल करे। अगर वो नहीं करता है उस दौरान, जबकि उसको पता चल गया है कि इंसॉल्वेंसी की जो है प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी हैं, इस दौरान वो अगर वो अपनी डिसेबलमेंट की जो पेमेंट नहीं करवा रहा है, तो उसके जो राइट टू द क्लेम है वो सफ़र कर सकता है। इंसॉल्वेंसी ऑफ एम्प्लॉयर, subsection 4, there shall be deemed to be included among the dates which under section 405 of the Company Ordinance 1984 of 1984 or in the distribution of the property of an insolvent or in the distribution of the assets of the company being wound up to be paid in priority to all other debts. The amount due in respect of any compensation, the liability wherefor accrued before the date of the order of adjudication of the insolvent or the date of the commencement of the winding up as the case may be, and those acts shall have effect accordingly. इस सेक्शन के हिसाब से बताया जा रहा है जो कंपनी या जो एम्प्लॉयर इंसॉल्वेंट हो जाता है और उसके जो है कंपनी बंद हो रही है और उसके एसेट जो है सेल आउट हो रहे हैं, तो बिफोर सेलिंग आउट जब वो सेल हो जाएंगे या जो लिक्विडिफाई हो जाएगा, तो जो भी अमाउंट इन अर्निंग होगी, जब वो बात आएगी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो सबसे पहले क्रेडिटर्स को जो जिनके स्टेक्स कंपनी में थे या जिनका लोन कंपनी के ऊपर था, सबसे पहली जो प्रायोरिटी बनेगी उसकी बनेगी। तो लिहाजा जो लोग जो बेनिफिशरी थे, जो हाफ मंथली कंपनसेशन या जिनकी पेंडिंग एप्लीकेशन सी विद रेस्पेक्ट टू द कंपनसेशन इन टर्म्स ऑफ अ डेथ और टोटल डिसेबलमेंट और द हाफ मंथली कंपनसेशन व्हिच एवर द केस मे बी, इस सेक्शन के मुताबिक जो उनकी प्रायोरिटी होगी अकॉर्डिंगली होगी जिस तरीके से कंपनी ऑर्डिनेंस में मेंशन्ड है
और उनके एसेट से जो भी अमाउंट रेवेन्यू या जो भी अमाउंट निकलेगा, अमाउंट बनेगा, उनमें से पहले सेटलमेंट होगी तमाम तर उन बेनिफिशरीज की जिनको लवाहकिन की जिनका जो कंपनसेशन की मद में अमाउंट कंपनी की तरफ रहता है. Subsection 5, where the compensation is half monthly payment, the amount due in respect thereof shall for the purpose of this section be taken to be the amount of the lump sum for which the half monthly payment could, if redeemable, be redeemed if application were made for that purpose under section 7, and the certificate of commissioner as to the amount of such sum shall be conclusive proof thereof. अब एक कंडीशन ये है कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर ही, एक कंपनी ही बंद हो रही है, उसके एसेट्स जो है वो सेल आउट हो रहे हैं. अब लिहाजा जो वर्कर जिनको हाफ मंथली कंपनसेशन मिल रही थी या जिनके डेथ क्लेम्स इन पेंडिंग थे, जिनको नहीं मिल पाए या इन प्रोसेस थे, या जिनकी टोटल डिसेबलमेंट जो है चल रही थी, जब इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी उसमें सूरत हाल इस तरह की तब्दील होती है, तो कमिश्नर फिर असेस करता है सिचुएशन को अकॉर्डिंगली, जो उनकी जो हाफ मंथली पेमेंट्स जो कंपनसेशन की मद में या टोटल पार्शल डिसेबलमेंट की मद में ले रहे थे, तो उनको कन्वर्ट करेगा उनके लमसम जो अमाउंट उनका ड्यू होगा, और वो जो भी अमाउंट तय करेगा कमिश्नर, वो एक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होगी बिटवीन द इंश्योरर ऑन द बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर, जो अब कंपनी बंद हो चुकी है, और बिटवीन द वर्कर, ताकि क्योंकि कंपनी बंद हो गई और मज़ीद जो है कोई इस तरह की जो है लाइक मज़ीद उनकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं या पेमेंट्स हैं या कंपनसेशन, वो प्रैक्टिकली कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि उसको क्योंकि कंपनी बंद हो चुकी है, तो लिहाजा तो उसको कन्वर्ट किया जाएगा लमसम में, जितना भी अमाउंट कमिश्नर डिसाइड करेगा, और वो फिर अकॉर्डिंगली वर्कर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अगर उसमें कोई इशू हो तो वो फिर उसके लिए एक रिलेवेंट एक्ट की तहत रुजू कर सकता है या अपनी प्ली जो है वो फाइल कर सकता है. Insolvency of employer. Subsection 6, the provision of subsection 4 shall apply in the case of any amount for which an insurer is entitled to prove under section 3, but otherwise those provisions shall not apply where the insolvent or the company being wound up has entered to such a contract with the insurer as is referred to it in subsection. Section 7, and this section shall not apply where a company is wound up voluntarily merely for the purpose of reconstruction or of amalgamation with another company. ये जो बात इंसॉल्वेंसी की हो रही है या कंपनी के बंद होने की हो रही है, उन चीज़ों पे अप्लाई नहीं होगा कंपनी में जिनके आपस में मर्जर्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस. इफ कंपनी विच इज़ नॉट एक्चुअली, जो कंपनी है वो डिज़ॉल्व नहीं हो रही है, बिल्कुल शट डाउन मतलब बंद नहीं हो रही है, लिक्विडेट नहीं हो रही है, या उसके एसेट्स सेल आउट नहीं हो रहे हैं, और सिर्फ अमलगमेशन है, मर्जर है, एक्विजिशन है, उस सूरत में जो एम्प्लॉयर होगा वो एम्प्लॉयर की जो लायबिलिटी है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी एक्वायरर के ऊपर, जो परचेस करेगा या जिससे मर्ज करेगा, जो कलेक्टिव फिर उसके बाद जो मैनेजमेंट बनेगी या एम्प्लॉयर एक एंटिटी बनेगी, लीगल एंटिटी बनेगी, ये तमाम तरह लायबिलिटीज़ एंड अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी टू द न्यू एम्प्लॉयर. Return as to compensations. Section 19. After every 6 months, the person employing workers shall send in such form to Director Labor and Commissioner Workers compensation a correct return specifying the number of injuries in respect of which compensation has been paid by the employer during the previous years and the amount of such compensation together with such other particulars as the compensation as to the compensation. हर 6 महीने के बाद एम्प्लॉयर पाबंद है कि वो डायरेक्टर लेबर या कमिश्नर वर्कर्स को जो कमिश्नर फॉर वर्कर्स कंपनसेशन के लिए अपॉइंट हुआ है, उनको तमाम तरह रिटर्न्स फाइल की जो है रिपोर्ट दे, और वो उसमें स्पेसिफाई करे, बताए कि इसके पिछले साल में कितनी एक्सीडेंट हुए हैं, कितनी इंजरीज हुई हैं, और फिर अकॉर्डिंगली कितना कंपनसेशन अमाउंट जो है उन्होंने डिसबर्स किया है टू द beneficiaries, dependents in case of death, or injured to the workers in case of injured and all. They have employer have to provide detailed report to Director of Labor and the Commissioner of Worker Compensation. Contracting out. Section 20. Any contract or agreement whether made before or after commencement of this act whereby a worker relinquish any right of a compensation from the employer for the personal injury arising out of or to the course of employment shall be null and void insofar as
It purports to remove or reduce the liability of any person to pay compensation under this act. अंडर सेक्शन 20 कॉन्ट्रैक्टिंग आउट के सिलसिले में ये बिल्कुल क्लियरिफाई कर रहा है कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें किसी वर्कर ने, इंजर्ड वर्कर ने किसी अपने एम्प्लॉयर को इंडेमनीफाई कर दिया है या बख्श दिया है अपनी कंपनसेशन अमाउंट को या किसी भी एग्रीमेंट के तहत उसको जो है माफ़ कर दिया है, तो वो एग्रीमेंट जो है वो नल और वाइड होगा और वो इन कंट्रोरी टू द लॉ होगा. एंड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ये मुमकिन नहीं है, किसी वर्कर की ये अथॉरिटी नहीं है कि वो उसका राइट जो है कंपनसेशन वो किसी एम्प्लॉयर को बख्श दे. तो लिहाजा एम्प्लॉयर विल अकॉर्डिंग टू दिस लॉ विल बी लायबल टू पे कंपनसेशन एट एनी कॉस्ट. Proof of age. Proof of age. Section 21, where any question arises as to the age of a person injured by the accident arising out of in course of his employment in a workplace, a valid certificate granted by the medical board in services hospitals or medical superintendent of civil hospital, as the case may be, before the occurrence of the injury, shall be conclusive proof of the age of such person. इस सेक्शन का सिंपल मतलब ये है कि अगर किसी वर्कर का कोई कभी डॉक्यूमेंटेशन के दौरान जब आप कंपनसेशन क्लेम फाइल करते हैं तो यू नीड टू एम्प्लॉयर हैज़ टू वेरीफाई लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग डेट ऑफ बर्थ, और व्हेन इट कम्स टू when he comes to know that there is some variation in your physical your documents of age and the record available with the employer, it actually create discrepancies and create a problem for the compensation settlement and all, right जी. बहरहाल प्रूफ ऑफ एज देना पड़ता है फिर एम्प्लॉयर को उस सिचुएशन में, और प्रूफ ऑफ एज जो एक्सीडेंट से पहले उसके पास जो भी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होगा, मेडिकल बोर्ड का अगर कोई सर्टिफिकेट होगा, वैसे नॉर्मली तो लीगली जो है मैट्रिक सर्टिफिकेट माना जाता है. अगर वो मेडिकल की बात कर लेते हैं, अगर उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन है तो वो सफिशिएंट प्रूफ होता है और उसी डेट को फाइनल डेट एज एन एज ऑफ प्रूफ जो है प्रूफ ऑफ एज माना जाएगा. मुमकिन है एम्प्लॉयर के पास अपने रिकॉर्ड के अंदर कोई मसला हो, कोई भी ऐसी NIC है उसके अंदर भी वो भी माना जाएगा, लेकिन NIC से ज़्यादा जो मेडिकल डेट ऑफ बर्थ मेडिकल सर्टिफिकेट होगा जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है वो जो है कंक्लूसिव और फाइनल माना जाएगा, वो डेट उसके अंदर जो है इम्पॉर्टेंट होगी. पेनल्टीज. अब इस सेक्शन अगर इनके अगर कोई एम्प्लॉयर डिविएट कर रहा है और डिफेंस कर रहा है इस पूरे लॉ की या इसके किसी भी सेक्शन की, तो लॉ में कुछ पेनल्टीज़ जो हैं वज़ा की गई हैं फॉर द एम्प्लॉइज़. वो जो ज़रा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयर के लिए कि रिव्यू कर लें. अब पेनल्टीज़ क्या हो सकती हैं? हूएवर फेल्स टू मेंटेन अ नोटिस बुक which he is required to maintain under subsection 3 of section 10. जिस तरह हमने सबसेक्शन 3 में पढ़ा कि हर एम्प्लॉयर को जो है नोटिस बुक जो है मेंटेन करना पड़ेगा जिसमें इंजर्ड वर्कर की डिटेल या बाकी जो है डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू द एक्सीडेंट हिस्ट्री एंड ऑल दैट वो नोटिस बुक पे मेंशन करना पड़ेगा. अगर वो नहीं करता है, वो नहीं कर पाता है, या फिर employer fails to send the commissioner a statement which he is required to send under subsection 1 of section 11. और भी सेक्शन जो सेक्शन 1 और सबसेक्शन 11 में जो डिटेल्स बताई गई हैं कि एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल टू सबमिट अ रिपोर्ट टू द कमिश्नर अबाउट द डिटेल ऑफ द एक्सीडेंट एंड ऑल एंड व्हाट इज द कंपनसेशन, और वो अगर लायबिलिटी अपनी एक्सेप्ट कर रहा है उससे रिलेटेड डिटेल रिपोर्ट जो कमिश्नर को देने का वो जिम्मेदार है. अगर वो फेल होता है तो उस सूरत में भी पेनल्टी लगनी है. तीसरी कंडीशन, फेल्स टू सेंड अ रिपोर्ट विच इज रिक्वायर्ड टू सेंड अंडर सेक्शन 12, fails to make a return which he is required to make under section 19, वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, आप उसको रेफर कर सकते हैं बाद में. fails to affect this abstract of this act and of the rules as required by the section 14, ये भी हमने डिस्कस किया कि इस एक्ट के जो मतन है, जो इनकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्प्ले करना बहुत ज़रूरी है फॉर द अवेयरनेस ऑफ द वर्कर्स इन अ लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश और उर्दू और वाट एवर द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्कर्स. वो अगर नहीं करता तो उसमें भी पाबंदी है और पेनल्टी है. शैल बी पनिशेबल with a fine which may extend to 50,000 rupees but shall not be less than 20,000 rupees. तो ऐसी सूरत हाल में जो है एम्प्लॉयर के ऊपर जो है मैक्सिमम रुपीज़ 50,000 रुपीज़ का फ़ाइन लग सकता है और कम से कम जो है 20,000 रुपये का फ़ाइन लग सकता है. Subsection 2, no prosecution under this section shall be instituted except by or with the previous sanction of the commissioner, and no court shall take cognizance of the offence
under this section unless complaint thereof is made within 6 months of a date on which the offence is alleged to have been committed. इसका मतलब ये है कि किसी भी किस्म का जो है कोई प्रोसिक्यूशन के अंदर कोई भी क्लेम या जो डैमेजेस का क्लेम है वो फाइल नहीं हो सकता है, या कोई भी कोर्ट इसको एंटरटेन नहीं कर सकती किसी कोर्ट में। ये इसकी एप्लीकेशन किसी वर्कर की या एग्रीव पार्टी की मेंटेनेबल नहीं होगी, बशर्ते कि अगर वो एप्लीकेशन ऑलरेडी कमिश्नर के पास है, जिस तरह हमने ऑलरेडी पढ़ा है, या वो कमिश्नर ने इसके ऊपर कोई जजमेंट या ऑर्डर दे दिया और विदिन 6 मंथ अगर वो रिपोर्ट नहीं करता है और टाइम बार हो जाता है तो उस सूरत में भी वो एप्लीकेशन जो है एंटरटेनेबल नहीं होगी। Subsection 3, where the commissioner is satisfied that any delay in payment of compensation by the employer is due to willful act on his part, the commissioner may order a further compensation not exceeding 100,000 rupees to be paid to the person or dependents in whose respect compensation is to be paid. अगर कमिश्नर को ये भी पता चलता है कि जो एम्प्लॉयर ने जानबूझ के जो है डिले टैक्टिक्स की हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स से काम लिया है या डिनाई किया है और डिफे किया है, जो राइट टू द कंपनसेशन ऑफ वर्कर है, जो उनका ड्यू और अमाउंट है in terms of in case of a death or in case of a total disablement or in case of a permanent partial disablement, whatever the case may be, if commissioner feels there is a deliberate and willful negligence on the part of the employer, so he may also impose the fine on the employer, which may up to the rupees 100,000, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए तक उसको फाइन दे सकता है along with the total compensation अमाउंट। मतलब इसमें जब वो ऑर्डर देगा तो कमिश्नर जो है कंपनसेशन का जो रिमेनिंग जो ड्यू अमाउंट है वो भी देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को, साथ में उसकी पेनल्टी या फाइन जो है रुपीज़ 100,000 वो एडिशनली जो है पे करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। Cognizance of offences. Section 23, no code other than the labor code established under the Sindh Industrial Relations Act 2013 shall try offences under section 10, 3, 11, 1, 12, 14, 19 of this act on a complaint made by an inspector of factories or any other officers authorized by the government in this behalf. कोई भी ऑफेंस ऑन द पार्ट ऑफ अगर एम्प्लॉयर हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ लेबर कोर्ट ही एंटरटेन कर सकती है, जो लेबर कोड एस्टेब्लिश हुई है सिंध इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2013, और उसको कंप्लेन करने के लिए जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स होते हैं वो रिकमेंड करते हैं, वो जो है फाइल जो है पिटीशन या एप्लीकेशन फाइल करते हैं और लेबर कोर्ट में लेके जाते हैं एम्प्लॉयर को फॉर नेसेसरी डिस्पोजल ऑफ रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवियंस the application filed by the worker with respect to the compensation। या फिर फैक्ट्री इंस्पेक्टर ये समझता है कि कहीं पे जस्टिस नहीं हुआ है और ड्यू पेमेंट नहीं हुई है, एंड ही कम्स टू नो द नॉलेज, ही हैज अथॉरिटी टू टेक अप द इशू along with the with the labor code and inform to the dependents all। उनको फिर सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आपका ये अमाउंट बनता था, आपको अमाउंट कम मिला है, मतलब जो भी फैसिलिटेशन फैक्ट्री इंस्पेक्टर कर सकता है फॉर द फैसिलिटी फॉर द welfare of the workers, he is bound by duty to do this। So जनाब ये था सिंध वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 2014 चैप्टर नंबर 2 वर्कर्स कंपनसेशन पार्ट 2। अब वर्कर्स कंपनसेशन का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अगर आप इसको दोनों एक साथ ही इसको गो थ्रू करेंगे, इट विल बी मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। और अब हम जाएंगे चैप्टर नंबर 3 पे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।